दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसी साल रिलीज हुआ एक वियतनामी ड्रामा लेकर आया हूं जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस ड्रामा का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ ही मैंने इस पूरे ड्रामा को एक ही वीडियो में कंक्लूड किया है ताकि आपको आगे की वीडियोस का वेट ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वियतनामी ड्रामा की शुरुआत 19th सेंचुरी के एक वियतनामी गांव से होती है, जहां कुछ गांव वालों को अपने इलाके के तालाब से किसी की लाश मिलती है। हैरानी की बात यह थी कि उस लाश का सर उसके धड़ से गायब था, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। खैर, अब सभी उस लाश को देख ही रहे थे कि इतने में उन सभी को उस लाश के पेट में कोई चीज हिलती डुलती महसूस होती है। ये चीज उनको और परेशान कर देती है, क्योंकि ये कोई गैस नहीं थी जैसा कि अक्सर मरने वालों के शरीर में बन जाती है, बल्कि ये चीज ऐसे महसूस हो रही थी जैसे अंदर कोई इधर उधर मूव कर रहा हो। अब ये देखकर गांव का ही एक आदमी सभी की रजामंदी से उस पेट को चीर देता है और तभी उसमें से बहुत सारे सांप निकल कर आते हैं, जो कि पानी में रहने वाले सांप थे। ये देखकर अब सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अपशगुन था। अब ऐसा क्यों था, ये दिखाने के लिए कहानी यहाँ से 5 साल पहले शिफ्ट होती है, जहाँ लोगों के हिसाब से एक ड्रोवनिंग घोस्ट ने अपने पहले शिकार की जान ली थी। सभी का मानना था कि ये घोस्ट तालाब के अंदर रहता था और लोगों को अपना शिकार बनाता था। ऊपर से ऐसे लोगों की लाशों का सर नहीं मिलता था, जिससे सभी को अंदाजा था कि वो घोस्ट लोगों का सर खा जाता होगा। लेकिन शुरू में ये घटनाएं कम थीं, पर धीरे धीरे अब तक कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है। खैर, अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम मून नाम की एक लेडी को देखते हैं। हमें पता चलता है कि मून की नीस, जिसका नाम नगा था, वो अचानक कहीं गायब हो गई है। लेकिन गांव वालों को कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो कहां पर है, और साथ ही उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो उसको ढूंढ सके। असल में मून को नगा के बारे में तब पता चला जब उसे तालाब के पास से उसकी चप्पल मिली, और यही वजह थी कि गांव वाले तालाब की वजह से उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब इसीलिए मून इस काम के लिए एक डिटेक्टिव को पैगाम भेजती है, जिसका नाम है डिटेक्टिव किन। अब ये जो किन है वो असल में 19th सेंचुरी के वियतनाम के अंदर एक बहुत ही बढ़िया डिटेक्टिव है। उसकी इन्वेस्टिगेशन हमेशा से लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस पर बेस्ड होती है। यानी कोई चाहे उसे भूत के बारे में बताए या कातिल के बारे में, पर वो पहले हर चीज में लॉजिक ढूंढता है और उसके बाद ही एक नतीजे पर पहुंचता है। हालांकि वो काफी कम बोलता है, पर अपना काम करना बखूबी जानता है। खैर, अब मून के संदेश के बाद डिटेक्टिव किन उस गांव की तरफ आता है, और जैसे ही वो गांव के अंदर एंटर करता है तो उसको एक बीमार लेडी मिलती है, जिसके नाक से खून बह रहा था। अब वो आगे बढ़ता है तो कुछ मिसिंग लोगों की खबरों को देखता है। फिर हमको नगा के बारे में पता चलता है कि उसे गायब हुए 5 दिन बीत चुके हैं। दूसरी तरफ हमें मून को दिखाया जाता है, जो कि चीफ लाइम के घर के बाहर थी, क्योंकि वो उसे हेल्प लेने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसकी कोई भी हेल्प नहीं की जाती और उसे दरबार के बाहर भेज दिया जाता है। अब यहाँ मून चाहती थी कि लाइम उसकी नीस को ढूंढने के लिए अपनी तरफ से कुछ लोगों को भेजे, लेकिन उसको ऐसी कोई भी हेल्प नहीं मिलती। फिर मून जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन दरबारी उसको धक्का देकर गिरा देते हैं। तभी उसके सामने किन आता है और किन को देखकर वो काफी खुश हो जाती है। किन को वो पहले से जानती थी और उसको देखकर हमको समझ में आ जाता है कि मून शायद कहीं न कहीं किन को पसंद भी करती थी। अब यहाँ पर किन को दरबारियों का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो उनको डांटता भी है। इसके बाद वो मून के साथ चल देता है और मून उसको ये बताती है कि उसकी भतीजी के गायब होने के जस्ट बाद वो यहाँ पर चीफ के पास आई थी हेल्प लेने के लिए, लेकिन उन्होंने उसे यही कहकर भगा दिया कि कल्प्रिट वही भूत है, जबकि उसे ऐसा नहीं लगता कि ये भूत का काम है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जितने भी लोगों को उस पानी वाले भूत ने खत्म किया था, उन सभी लोगों की बॉडी कम से कम मिल गई थी। जबकि नगा की बात की जाए तो उसका सिर्फ एक खाली चप्पल मिला था, यानी उसकी बॉडी का कोई अता पता नहीं था। अब वो किन को सीधा नगा के घर पर लेकर जाती है, जहाँ पर नगा अपने पिता के साथ रहती थी। इसके बाद किन नगा के पिता से बात करता है, जहाँ पर उसके पिता मून से ये पूछते हैं कि वो किन को कैसे जानती है। तब वो ये बताती है कि डिटेक्टिव किन ने ही उसके एक्स हस्बैंड को अरेस्ट करवाया था करप्शन के केस में। पर किन यहाँ पर नगा के पिता से पूछता है कि उन्होंने आखिरी बार उसे कब देखा था, जिस पर वो बताते हैं कि 5 दिन पहले उसने उसको देखा था और उसने सुबह उसको ग्रीट किया था और फिर वो मार्केट गई थी। फिर किन पूछता है कि क्या इन दिनों में उसने कुछ अजीब सा बर्ताव किया था, तो इस पर नगा का पिता मना कर देता है। तभी किन ये कहता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने लवर के साथ भाग गई हो, लेकिन फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं थी। खैर, अब नगा के पिता किसी काम से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद मून किन को बताती है कि करीबन 2 हफ्ते पहले नगा के रूम के अंदर एक चोर घुस गया था।
एक आवाज से नगा की नींद खुल गई, जिसके बाद चोर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन उसने चोर के हाथ में एक ऑब्जेक्ट घुसा दिया था, जिसके बाद चोर वहां से भाग गया। खैर, किन नगा के सामानों को चेक करता है, जो कि एज इट इज पड़े हुए थे, जिसका मतलब साफ था कि वो भागी तो नहीं थी। साथ ही उसका एक चप्पल भी मिला है, यानी उसका भागना इम्पॉसिबल था। तभी किन मून से ये पूछता है कि वो चप्पल जिस तालाब से मिली थी वो कहाँ पर है। तो इसके बारे में मून उसको बता देती है, लेकिन वो उसके साथ जाना चाहती थी। पर किन इसके लिए साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो केस को अकेले ही हैंडल करना चाहता था। खैर, अब वो गांव के ही एक आदमी के पास में चप्पल के बारे में पूछताछ करने जाता है। तो वो चप्पल असल में एक मंदिर के अंदर थी। फिर वो आदमी उस चप्पल को वहां से लेकर आता है, जहां किन उसको देखता है, जिसके अंदर धतूरा लगा हुआ था। अब वो उस आदमी से और बात करता है, तो वो आदमी किन को ये बताता है कि ये सब शेमन का काम है। वो बताता है कि लाइम ने कहा था कि वो एक शेमन को बुलाएगा, जो कि उन सबको इससे छुटकारा दिलवा देगी, यानी कि उस पानी वाले घोस्ट से। इसके बाद हमें लाइम की बेटी त्वेत को दिखाया जाता है, जो कि नहाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसके मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी बाहर आने लगता है। तभी त्वेत को उस पानी के अंदर 2 हाथ निकलते हुए दिखते हैं, जिससे वो काफी डर गई थी। इतने में उसकी नाक से खून भी आने लगता है, जिससे वो पैनिक हो जाती है। उधर किन एक गांव के लोकल शेमन के पास होता है, जिसका नाम तिन था। अब ये लोकल शेमन यहाँ पर रिचुअल करता है, ताकि उस पानी वाले भूत को गांव से दूर रख सके, और इसके लिए वो गांव भर के अंदर अगरबत्तियों से रिचुअल किया करता था। अब यहाँ पर वो शेमन उसे बताता है कि ये स्पिरिट बहुत ही ताकतवर है, जो सिर्फ हिंसा में बिलीव करती है। फिर वो शेमन किन को अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक ताबीज भी देता है, लेकिन किन को तो बस धतूरे के बारे में जानना था कि वो कहाँ पर उगते हैं। तभी शेमन बताता है कि ये तो झरने के पास उगते हैं। ये सुनकर किन वहां पर जाने के लिए निकल पड़ता है, ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन उसके पीछे पीछे मून भी वहां पर आ जाती है, और किन उसको पकड़ लेता है। अब मून ये कहती है कि उसने पहले ही किन को बता दिया था कि उसकी भतीजी को किसी भूत ने गायब नहीं किया है, तो फिर वो यहाँ पर शेमन के पास क्यों आया था। जिस पर किन कहता है कि ये मेरी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मैं इसी तरह से चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ। इसके बाद ये लोग झरने पर पहुँचते हैं, जहाँ पर किन को जमीन पर खून मिलता है। ये देखकर मून घबरा जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये खून नगा का है। लेकिन किन कहता है कि ये किसी जानवर का भी हो सकता है, और उसको बिना सोचे समझे किसी भी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहिए। अब किन मून से नगा के बारे में सब कुछ बताने के लिए बोलता है, जिस पर मून कहती है कि उसने उसे सब कुछ बता दिया है, लेकिन अभी भी उसने नगा की माँ के बारे में उसको नहीं बताया। फिर मून ये बताती है कि जब नगा कुछ महीने की थी, तभी उसकी माँ अपने लवर के साथ भाग गई थी। जिसके बाद गांव वाले नगा को बुरी नजरों से देखने लगे थे कि नगा अपने पिता की बच्ची नहीं है। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों को नगा के साथ खेलने तक नहीं देते थे, और उस समय से मून ने ही उसका ध्यान रखा था, क्योंकि वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। इतना ही नहीं, मून ने अपनी ग्रैंड मदर के द्वारा दिया गया बैंगल भी उसे दे दिया था। लेकिन एक बार उसके पति ने उसका मिलना जुलना सब बंद करवा दिया, और इससे मून को बहुत तकलीफ हुई, और वह सालों तक नगा से नहीं मिल पाई। लेकिन सालों बाद जब वो नगा से दोबारा मिली, तो नगा उससे काफी नाराज थी, पर फिर भी उसने उसे गले लगाया और माफ कर दिया। हालांकि नगा ने सालों तक उसका इंतजार किया था। और ये सब याद करके मून काफी रोने लगती है, तो किन उसको आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल दे देता है। दोस्तों, ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स याद रखना, और आगे जो सामने आएगा वो आपके होश उड़ा देगा। खैर, अब ये दोनों इन्वेस्टिगेशन रोक देते हैं, ये सोचकर कि कल दोबारा से नगा को ढूंढना शुरू करेंगे। अब रात में किन अपने शेल्टर में जाता है, जिसके पास वाले घर के अंदर मछली की हड्डियां और अगरबत्तियां लगी हुई थी, ताकि स्पिरिट को दूर रखा जा सके। अब किन अपनी इन्वेस्टिगेशन वाले नोट्स, क्लू वगैरह पर काम कर रहा था कि इसी बीच उसकी भी नाक से खून आने लगता है। फिर वो काम करते करते सो जाता है, और सोते वक्त भी उसे भयानक नाइटमेयर्स आते हैं। उस सपने में वो नगा को देखता है, जो उस वाटरफॉल के पास खड़ी होती है। लेकिन तभी पानी के अंदर से 2 हाथ निकलते हैं, जो उसे पकड़ लेते हैं। इससे नगा गिर जाती है, और उसके मुंह पर चोट आ जाती है, जिससे उसका खून जमीन पर गिरता है, और वहीं पर किन भी मौजूद होता है। फिर पानी वाला भूत नगा को खींचकर पानी में ले जाने लगता है, जबकि किन उसे बचाने के लिए भागता है। लेकिन इसी बीच उसके हाथ में सिर्फ नगा का कटा हुआ सर आता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है, और इतने में उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब अगले दिन वो फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, और सबसे पहले मार्केट जाता है, जहाँ नगा की फैब्रिक शॉप थी। फिर वो एक लेडी से उसके बारे में पूछता है, जो नगा की दुकान के ठीक बाहर अपनी दुकान लगाती थी। वो लेडी बताती है कि नगा एक दिन अचानक बहुत ही जल्दी दुकान बंद करके निकल गई थी, और वह साउथ की तरफ गई थी, और साउथ में ही वो झरना भी है। फिर किन पूछता है कि क्या उस दिन उसका बर्ताव थोड़ा बदला हुआ लग रहा था, जिस पर वो कहती है कि उसने इतना ध्यान तो नहीं दिया। लेकिन हाँ, उसी दिन उसके जाने के पहले मिस त्वेत नगा से मिलने आई थी,
जो विलेज के चीफ लाइम की बेटी है। अब डिटेक्टिव किन मिस त्वेत से पूछताछ करने के लिए जाता है। वो त्वेत से पूछता है कि उस दिन वो नगा के पास क्यों गई थी। तो त्वेत बताती है कि उसने नगा से कुछ पोशाक ऑर्डर किए थे, लेकिन नगा ने उसे गलत कलर की पोशाक दे दिए थे। अब किन पूछता है कि फिर उसने क्या किया, तो वो कहती है कि वो बस उसे सही कलर के पैसे देने आई थी, लेकिन नगा ने पैसे लेने से मना कर दिया और वो थोड़ा गुस्सा भी थी। ऊपर से नगा ने ये भी कह दिया कि अगर वो पैसे नहीं देगी तो वो थाक से ले लेगी। अब किन पूछता है कि ये थाक कौन है, तो त्वेत बताती है कि वो उसका फियांसे है जो मिट्टी की चीजें बनाता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ऐसी ही मिट्टी की प्लेट्स उस चोर के हाथ से नगा के घर में टूटी थी। मतलब थाक और उस नाइट इंट्रूडर के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। इसके बाद किन और मुन थाक का पता लगाकर उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाने पर उन्हें थाक नहीं मिलता। फिर किन मून को बाहर रुकने के लिए कहता है क्योंकि अंदर जाना रिस्की हो सकता था, और फिर वो खुद अंदर जाकर चारों तरफ देखता है। अब अंदर उसे नगा दिखाई देती है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होती और अकेली भी नहीं, बल्कि उसके साथ में एक इविल प्रेजेंस होता है जिसने उसे पकड़ा हुआ होता है। अब ये देखकर किन की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो स्पिरिट और नगा दोनों गायब हो जाते हैं, जिसके बाद किन कंफ्यूज हो जाता है कि उसने अभी अभी क्या देखा और क्या ये विजन था या सच। फिर वो आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और तभी उसे बेड पर मानव आकृति जैसी चीज एक कवर के अंदर दिखाई देती है। अब उसे लगता है कि शायद ये कोई लाश होगी, जिसके बाद वो उसका कवर हटाने ही वाला होता है कि तभी बाहर से उसे मून की चीख सुनाई देती है, जिसके बाद वो फौरन दौड़कर बाहर जाता है। असल में मून के सामने अचानक थाक आ गया था, जिसे अचानक से देखकर वो घबरा गई और चिल्ला पड़ी। इसके बाद सब कुछ शांत होने पर किन थाक को अंदर लेकर जाता है और अंदर जाकर वो पहले उस कवर्ड चीज को हटाने के लिए कहता है, लेकिन कवर हटाने पर वहाँ कुछ भी नहीं होता, यानी किन को कोई गलत फहमी हुई थी। इसके बाद वो थाक से नगा के बारे में पूछताछ शुरू करता है, तो थाक उसे बताता है कि वो खुद भी नगा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे नहीं मिल रही। पर तभी किन पूछता है कि वो उसे ढूंढने की कोशिश क्यों कर रहा है, तो तब थाक उसे असली बात बताता है। दरअसल कुछ समय पहले उसने पहली बार नगा को देखा था और पहली ही नजर में वो उसे पसंद करने लगा था। उसने उसे मिट्टी के बर्तन के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर पत्थर पर नगा का पोर्ट्रेट बनाया और उसे गिफ्ट कर दिया, जिसे देखकर नगा बहुत खुश हो गई। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। नगा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत समय बाद किसी ने उसे पूरी इज्जत और प्यार दिया था। साथ ही थाक भी नगा से सच्चा प्यार करता था। लेकिन एक दिन वो उदास होकर नगा से मिलता है और बताता है कि उसकी एंगेजमेंट पहले से ही फिक्स हो चुकी है। ये सुनकर नगा का दिल टूट जाता है, लेकिन रियल बात ये थी कि ये बात तो थाक को खुद भी नहीं पता थी कि उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, क्योंकि ये चीज बचपन में ही तय हो गई थी और ये एंगेजमेंट फिक्स हुई थी चीफ की बेटी त्वेत के साथ। लेकिन इसके बावजूद थाक नगा को छोड़ना नहीं चाहता और उसी से शादी करना चाहता है। इसलिए जब उनकी शादी फिक्स हो रही थी तब थाक ने वहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी की थी कि क्या वो नगा को अपनी सेकेंड वाइफ के तौर पर रख सकता है, लेकिन उन लोगों ने साफ मना कर दिया क्योंकि नगा को गांव वाले पहले से ही बुरी नजर से देखते थे। वो लोग उसे बैड लक मानते थे और इसीलिए वो लोग चीफ जैसे इज्जतदार आदमी के घर की बहू के तौर पर उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और यही वजह थी कि चीफ भी साफ इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन थाक इस पर कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे ये शादी तोड़नी होगी। ये सुनकर चीफ और त्वेत दोनों ही बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उसे डांटते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। लेकिन थाक भी पलटकर कहता है कि वो उनका गुलाम नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब किन दोनों ही पक्षों से पूछताछ करना शुरू करता है, एक तरफ थाक और दूसरी तरफ त्वेत। लेकिन किन के हिसाब से जो लड़ाई त्वेत और नगा के बीच चल रही थी वो सिर्फ गलत कपड़े और पोशाक के कलर की वजह से नहीं थी, बल्कि असली वजह थाक था जो दोनों की जिंदगियों के बीच में फंसा हुआ था। और यही बात वो त्वेत के सामने भी रखता है, क्योंकि उसने नगा से झगड़ा इसीलिए किया क्योंकि नगा से थाक शादी करना चाहता था और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी त्वेत एक बड़ा राज खोलती है कि नगा के पेट में थाक का बच्चा भी था, तो ऐसे में वो खुद भी थाक से शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ थाक का कहना बिल्कुल अलग था। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और शादी से पहले उन्होंने कभी भी शारीरिक रिश्ते नहीं बनाए, तो फिर उसके पेट में थाक का बच्चा कैसे हो सकता है। ये बात ही झूठ लगती है। इस तरह अब यहाँ पर त्वेत कुछ और कहानी बता रही थी और दूसरी तरफ थाक कुछ और सच रख रहा था, जिससे केस और भी ज्यादा पेचीदा होता चला जाता है। अब दूसरी ओर त्वेत ये भी कहती है कि हो सकता है कि नगा ने थाक पर प्रेशर डाला हो कि वो उसे अपनी मिस्ट्रेस बना ले, यानी दूसरी औरत की तरह रखे। अब इन सब बातों को सुनकर किन के दिमाग में कई सवाल खड़े हो जाते हैं
उसके हिसाब से ये भी हो सकता है कि सच में थाक ने ही नगा को प्रेग्नेंट कर दिया हो। और फिर ये भी हो सकता है कि अगर थाक ने ऐसा किया तो बाद में उसने ही सबूत छुपाने के लिए नगा के घर पर चोर भेजा हो, क्योंकि थाक की बनाई हुई मिट्टी की कई सारी चीजें नगा के घर पर गिफ्ट के तौर पर रखी हुई थी। और ये वही चीजें थीं जो साबित कर सकती थी कि थाक और नगा के बीच रिश्ता था। और अगर ये चीजें घर से गायब हो जाती तो उनके बीच के रिलेशन का कोई सबूत नहीं बचता। यानी शायद थाक नहीं चाहता था कि उस पर कोई इल्जाम लगे, इसलिए उसने किसी चोर को भेजा होगा ताकि वो चोर नगा के घर से सारी मिट्टी की चीजें चुरा कर ले जाए और सबूत मिट जाए। लेकिन हुआ ये कि इसी बीच नगा उठ गई और उस चोर ने घबराकर नगा पर हमला कर दिया। साथ ही नगा ने भी खुद को बचाने के लिए चोर के हाथ में कुछ घुसा दिया या स्टैप कर दिया, जिससे उसके हाथ पर गहरी चोट का निशान बन गया। इसका मतलब साफ था कि अगर उन्हें ये केस सॉल्व करना है तो उन्हें उस चोर का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि वही सच्चाई की चाबी था। खैर, अब चोर को ढूंढने का सबसे आसान तरीका यह था कि जिसके भी हाथ पर चोट का निशान होगा वही चोर हो सकता है। तो इसी प्लान के तहत वो लोग तय करते हैं कि पूरे गांव में एक ऐसा मौका बनाया जाए जहां सबके हाथ देख सकें, और ये काम किन मून को देता है। अब ये बात पता लगाने के लिए मून गांव में एक कंपटीशन रखती है जिसमें लोगों को हाथों में नाइफ देकर निशाना लगाने के लिए बुलाया जाता है, और जो अच्छा निशाना लगाएगा उसे गिफ्ट भी दिया जाएगा। इस लालच में गांव के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और सब एक एक करके आकर नाइफ से निशाना लगाने लगते हैं, जबकि किन दूर खड़े होकर चुपचाप सबके हाथों को गौर से देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसके हाथ में साफ साफ स्टैप का निशान दिखता है। इससे ये तो लगभग तय हो जाता है कि यही आदमी वो चोर हो सकता है जो नगा के कमरे में घुसा था। हालांकि अभी भी ये बात 100% कंफर्म नहीं होती। तब किन मून से उस आदमी के बारे में पूछता है तो मून बताती है कि उस आदमी का नाम डोंग है, और डोंग पहले चीफ लाइम के घर पर काम किया करता था, लेकिन कुछ समय पहले उस पर चोरी का इल्जाम लगा था। और इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा क्रूर था, क्योंकि लाइम ने पूरे गांव वालों के सामने डोंग को पीटने का ऑर्डर दे दिया था, जिससे उसकी इज्जत भी गई और शरीर पर भी कई घाव आए। तो ये सब सुनकर किन और मून दोनों ही सीधे डोंग के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब केस सीधे सीधे चीफ के घर और वहां काम करने वालों तक जुड़ने लगा था। अब डोंग के घर पहुंचकर जब वो अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें थाक का सामान रखा मिलता है, जैसे मिट्टी की बनी चीजें, पॉट्स, प्लेट्स वगैरह, जिन्हें देखकर किन का शक लगभग पक्का हो जाता है कि यही वो चोर है जो नगा के घर में घुसा था और वहां से थाक की गिफ्ट की हुई चीजें उठाकर लाया था। फिर इसी बीच डोंग खुद भी वहां आ जाता है और उन्हें देखकर घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन किन उसका पीछा करता है और थोड़ी देर की भागदौड़ के बाद वो उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे घसीटकर उसके ही घर ले आता है। वो उसे रस्सी से बांध देता है और सख्ती से पूछताछ शुरू करता है। आखिरकार वो रोते रोते मानता है कि वो सच में वहां चोरी करने ही गया था, लेकिन नगा के गायब होने से उसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही उसे उसके बारे में कुछ पता है। डोंग सफाई देता है कि अगर वो चोरी नहीं करेगा तो भूख से मर जाएगा, क्योंकि पहले भी चीफ लाइम ने उसे फंसाया था जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था। अब वो किन से हाथ जोड़कर भीख मांगता है कि इस बार वो उसे छोड़ दे, वरना अगर चीफ तक बात पहुंच गई तो वो लोग उसके हाथ तक काट देंगे। इसी बीच मून को घर के अंदर नगा का ज्वेलरी बॉक्स मिलता है, जिससे साफ था कि डोंग ने चोरी तो की है और उसे सजा से बचाना आसान नहीं होगा। किन कहता है कि चोरी की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही, पर तभी डोंग एक और नया खुलासा करते हुए कहता है कि अगर उसे किसी को अरेस्ट करना ही है तो चीफ की बीवी लेडी व्योंग को अरेस्ट करें, क्योंकि जब वो नगा के घर से भाग रहा था तब उसने खुद लेडी व्योंग को भी नगा के पिता के घर से निकलते हुए देखा था। तो डोंग के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि शायद उन दोनों के बीच किसी तरह का अफेयर हो सकता है और शायद नगा को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उन्होंने ही नगा को रास्ते से हटाया या गायब करवा दिया। अब इस नए एंगल को समझने के लिए किन और मून सीधे नगा के पिता के पास जाते हैं और उनसे पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ किन साफ साफ कहता है कि अगर वो सच्चाई नहीं बताएगा तो वो सीधे चीफ के पास जाएगा, और ये सुनकर आखिरकार नगा के पिता टूट जाते हैं और सब सच उगल देते हैं। वो बताते हैं कि उस रात चीफ की बीवी यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वो नगा के बारे में उसके पिता से बात कर सके कि नगा और थाक एक दूसरे से प्यार करते हैं, जबकि थाक की शादी उनकी बेटी त्वेत से होने वाली है और अब इस रिश्ते के बीच नगा आ रही है। आखिर में लेडी व्योंग ने नगा के पिता को कुछ पैसे भी दिए थे ताकि वो अपना कर्जा चुका सके, और बदले में ये वादा ले लिया कि वो नगा और थाक को अलग कर देगा। अब इतने पैसे देखकर नगा के पिता लालच में आ गए और उन्होंने हाँ कर दी कि वो दोनों को अलग कर देंगे। अब ये सुनकर मून को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी नगा के गायब होने का डायरेक्ट कारण उसका पिता नहीं था, इसलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
इस तरह व्योंग के साथ अफेयर वाला शक तो फालतू निकला। इसके बाद किन और मून सीधे चीफ के घर पहुंचते हैं और वहां जाकर किन सीधा त्वेत से भिड़ जाता है। वो कहता है कि उसने शुरू से ही हर चीज में झूठ मिलाया, चाहे बात नगा के पेट में बच्चे की हो या बाकी डिटेल्स की, और वो लगातार उन्हें गुमराह कर रही थी ताकि असली सच कभी सामने ना आ पाए। इस तरह अब किन उससे सख्ती से क्रॉस क्वेश्चंस करने लगता है और उसके सवालों के सामने त्वेत के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। यहाँ से लगने लगता है कि नगा के गायब होने के पीछे असली रीजन कहीं ना कहीं त्वेत ही है और शायद वही कुछ ऐसा छुपा रही है जो पूरे केस की दिशा बदल सकता है। खैर, अब यहाँ किन दिमाग लगाकर सबको समझाता है कि असल में हुआ क्या होगा। वो साफ साफ बताता है कि जिस दिन त्वेत फैब्रिक शॉप पर गई थी तो उस दिन उसका मकसद नगा से गलत कलर के कपड़ों के बारे में लड़ना नहीं था, वो तो बस बहाना था। किन ये भी बताता है कि वो और मून झरने के पास गए थे जहां उन्हें जमीन पर बहुत सारा खून मिला और उसी जगह के आसपास से नगा की चप्पल भी मिली थी। इससे ये बात लगभग पक्की हो जाती है कि वो खून नगा का ही था और नगा के गायब होने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि त्वेत का ही हाथ है। इसीलिए वो त्वेत से सख्ती से पूरी सच्चाई उगलवाने लगता है। वो त्वेत को ये भी याद दिलाता है कि मून ने उसे बताया था कि एक आदमी ने त्वेत को झरने की तरफ जाते हुए देखा था। हालांकि वो गवाह कौन है ये बात अभी भी क्लियर नहीं है। अब पूछताछ के बीच में अचानक त्वेत की नाक से खून बहने लगता है और उसी समय उसे नगा की स्पिरिट दिखती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है और तब जाकर वो सारी सच्चाई मान लेती है। अब त्वेत मानती है कि हाँ, वो नगा से मिलने झरने पर गई थी और वो वहाँ उसे ये कहने गई थी कि वो उसके और थाक के रास्ते से हट जाए ताकि उसकी और थाक की शादी में कोई अड़चन ना रहे। लेकिन नगा बिल्कुल भी नहीं मानी, बल्कि उल्टा वो त्वेत से रिक्वेस्ट करने लगी कि अगर जरूरत पड़े तो त्वेत खुद थाक की सेकंड मिस्ट्रेस बन जाए, लेकिन नगा उसके साथ अपना रिश्ता नहीं छोड़ेगी। त्वेत के लिए ये बात उसके ईगो पर सीधा वार थी, क्योंकि वो चीफ की बेटी थी और उसके लिए किसी की दूसरी औरत बनना इमेज और औकात के खिलाफ था। फिर इसी गुस्से और ईगो में वो नगा से बहस करने लगी और दोनों के बीच जोर जोर से लड़ाई होने लगी। यही बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर उतर आती है और नगा गुस्से में त्वेत को धक्का दे देती है, जिससे त्वेत नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद त्वेत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो एक बड़ा पत्थर उठाती है और नगा के सिर पर जोर से मार देती है, जिससे नगा के सिर से बहुत सारा खून बहने लगता है। अब ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि झरने के पास मिला खून नगा का ही था और उस वक्त वहाँ उसके साथ सिर्फ त्वेत ही मौजूद थी। फिर किन उससे पूछता है कि फिर उसने नगा की लाश के साथ क्या किया, उसे कहाँ फेंका या छुपाया। तो इस पर त्वेत कहती है कि वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसने नगा को वहीं खून से लथपथ हालत में छोड़ दिया और खुद वहाँ से भाग गई। उसने बॉडी को छूने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल उठता है कि फिर नगा की लाश कहाँ गई? क्या वो खुद ही उठकर गायब हो गई या किसी और चीज ने उसे वहाँ से हटाया? खैर, तभी बीच में त्वेत की माँ व्योंग बोल पड़ती है कि नगा को जरूर वहाँ पानी वाला भूत ले गया होगा जो सालों से गांव वालों को मारता चला आ रहा है। फिलहाल ये बात किन को बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगती और उसके लिए ये बात कोई सेंस नहीं बनाती, क्योंकि उसके हिसाब से अभी भी काफी सारी बातें क्लियर नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए त्वेत को इस केस में आरोपी मान लिया जाता है और गार्ड उसे पकड़कर सेल में डालने के लिए ले जाते हैं ताकि उसे सजा दी जा सके। उधर बाहर ये खबर थाक तक भी पहुंच जाती है और वो गुस्से में चीफ की बेटी त्वेत पर चिल्लाने लगता है। उसे कोसता है कि उसकी वजह से नगा की जान गई। ये देखकर चीफ आग बबूला हो जाता है और अपने आदमियों से थाक की पिटाई करवा देता है। ये सब देखकर मून अंदर तक टूट जाती है, क्योंकि पूरे मामले में सबसे मासूम नगा थी जो कि अब भी गायब है। फिर वहाँ से लौटते वक्त किन मून से सवाल करता है कि जिस व्यक्ति ने त्वेत को झरने की तरफ जाते देखा था, क्या वो सच में कोई गवाह था या फिर ये बात मून ने गुस्से और शक में बढ़ा चढ़ाकर कह दी थी। तो इस पर मून चिढ़कर कहती है कि अब इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी त्वेत ने खुद सब कुछ कन्फेस ही कर लिया है। इस पर किन कहता है कि फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि अगर कोर्ट में गवाह के बारे में पूछा गया और कोई विटनेस सामने नहीं आया तो त्वेत दोबारा आजाद हो जाएगी। मून कहती है कि उसे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस नगा को ढूंढना है। किन कहता है कि ऐसे में ये केस अब भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि नगा की बॉडी और असली सच अभी भी मिसिंग है। इस पर मून गुस्से में फट पड़ती है और कहती है कि किन के लिए नगा सिर्फ एक केस होगी, लेकिन उसके लिए वो उसकी बेटी जैसी है और वो मानती है कि नगा शायद अभी भी कहीं जिंदा हो सकती है, इसलिए वो सिर्फ उसे ढूंढना चाहती है। बाकी लीगल बातें उसके लिए मायने नहीं रखती और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को बाद में किन अपने शेल्टर पर लौटता है
और जब वो मुंह हाथ धो रहा होता है तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दरवाजा खोलकर देखने पर उसे मून मिलती है, जो सुबह अपने गुस्से और बुरे व्यवहार के लिए उससे माफी मांगने आई होती है। साथ ही वो उसके लिए खाना भी लेकर आई थी ताकि थोड़ा माहौल नॉर्मल हो सके। मून उससे कैजुअली पूछती है कि क्या वो किसी का इंतजार कर रहा था। किन बताता है कि हाँ, वो अपने डेप्यूटी का इंतजार कर रहा था जो कोर्ट से कुछ इम्पोर्टेंट कागज लेकर आने वाला है। थोड़ी देर बात करने के बाद किन मून से कहता है कि उसे कुछ काम करना है, जिसके बाद मून चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद किन अकेला बैठकर खाना खाने लगता है। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। कमरे में रखा पानी वाला बर्तन आधा खाली हो चुका होता है और उससे पानी बहकर फर्श पर दूर तक फैल गया होता है। उसकी नजर में वो पानी बहता बहता मानो किसी अदृश्य बॉडी के पास जा रहा होता है और उसे एक विजन सा दिखाई देता है कि वहीं पर नगा की बॉडी पड़ी है जो अभी भी जिंदा है। लेकिन अचानक ही वो देखता है कि कोई अदृश्य शक्ति नगा की बॉडी को खींचकर ले जाती है। जिसके बाद वो घबराकर आगे बढ़ता है तो सामने का नजारा और भी भयानक होता है। उसे दिखता है कि नगा का सिर गायब है और सामने वही पानी वाला भूत खड़ा है जो उसका कटा हुआ सिर उसके हाथ में पकड़े हुए उसे खाते जा रहा है। ये देखकर किन के होश उड़ जाते हैं कि ये सब सच में है या उसके दिमाग का खेल। फिर कुछ ही पल में वो भूत किन पर भी हमला कर देता है और उसे खींचकर पानी की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन उसी समय उसका डेप्यूटी वहां पहुंच जाता है। लेकिन उसके आने तक कमरे में ना तो भूत होता है ना नगा की बॉडी, बल्कि सिर्फ किन जमीन पर पड़ा घबराते हुए चिल्ला रहा होता है। अब डेप्यूटी जब उसे संभालता है तो किन उसे हाँफते हुए बताता है कि उसने ड्राउनिंग घोस्ट को देखा है जिसका किस्सा पूरे गांव में फैला हुआ है। असल में ये डेप्यूटी जो फाइलें लेकर आया था वो उन्हें खोलकर किम के सामने रखता है। उन फाइलों में कई क्रिमिनल केसेस होते हैं, जिनमें से एक मिसिंग हेड्स वाला भी केस होता है और एक बहुत ही पुरानी फाइल करीब 30 साल पहले की होती है। उस फाइल में लिखा होता है कि करीब 30 साल पहले एक ही परिवार के 14 लोगों का गला काटकर उन्हें मार दिया गया था, क्योंकि उन सबको ट्रेटर यानी गद्दार घोषित कर दिया गया था। ये 14 लोग एक ही खानदान से थे और उन पर आरोप था कि वो गांव के गरीब और परेशान लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे, जबकि उस समय लोग पहले से ही भूखे प्यासे और फ्रस्ट्रेटेड थे। हो सकता है सरकार वाकई उन पर जुल्म कर रही हो, इसलिए उन्होंने लोगों को आवाज उठाने के लिए उकसाया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, शुरुआत करने वाले ही सबसे पहले कुचल दिए जाते हैं। तो सरकार को उनका लोगों को भड़काना बर्दाश्त नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। उनके सिर काटकर मिसाल बना दी गई। अब किन को लगा कि आज के टाइम पर जो लोग मर रहे हैं, जिनकी बॉडी बिना सर के मिल रही है, वो सब कहीं ना कहीं 30 साल पहले वाली उसी घटना से जुड़ा हो सकता है। जिस तरह तब उनके सिर काटे गए थे, उसी तरह आज भी सेम पैटर्न दोहराया जा रहा है। तो हो सकता है कि इसमें उन लोगों की आत्माओं का हाथ हो। किम ये भी सोचता है कि या तो सच में कोई पैरानॉर्मल पावर काम कर रही है जो लोगों के अंदर डर बैठाकर उन्हें निशाना बना रही है, या फिर कोई इंसान भूत प्रेत के नाम पर अपने गुनाह छुपा रहा है ताकि कोई उस पर सीधा शक ना करे। फिर अगले दिन इसी कंफ्यूजन और शक को क्लियर करने के लिए किन दोबारा से शेमन तिन के पास जाता है। वो तिन से पूछता है कि क्या 30 साल पहले जिन लोगों के सिर काटे गए थे, आज हो रही सारी घटनाओं की जड़ वही है। तो इस पर शेमन तिन कहता है कि ये बहुत ही पुरानी कहानी है और इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स मिसिंग है। किसी के पास पूरी सच्चाई नहीं है। तिन किन को साफ चेतावनी देता है कि उसे ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना ये श्राप और ये खतरनाक आत्मा उसे भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन किन साफ मना कर देता है और कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ डर की कहानी नहीं है बल्कि एक ओपन केस है। अब दूसरी तरफ हम लेडी व्योंग को देखते हैं जो कि लाइम से भीख मांग रही होती है कि किसी भी तरह से उनकी बेटी को बचा ले, लेकिन चीफ मानने को तैयार ही नहीं होता। इसी बीच हमें एक लड़की दिखती है जिसका नाम मुई होता है। मुई असल में व्योंग की ही मेड है, घर की काम वाली, जो उसके काफी करीब भी होती है। मुई लेडी व्योंग को एक बड़ा खुलासा करते हुए बताती है कि नगा अभी भी जिंदा है और यहीं से कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। दरअसल जब झरने पर नगा बेहोश गिरी थी, उसके बाद उसकी बॉडी वहां से गायब हो गई थी और अब पता चलता है कि वो मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। और कहाँ है ये बात सिर्फ मुई जानती थी। मुई को ये नहीं पता था कि नगा किसके पास है, उसे बस इतना पता था कि नगा कहीं जिंदा रखी गई है। अब व्योंग मुई से कहती है कि वो किसी भी तरह से रास्ता निकाले ताकि उसकी बेटी तुएत के ऊपर से ये सारे चार्जेस हट जाए। तो मुई उसे एक प्लानिंग बताती है कि जिसके पास भी नगा है वो उस लड़की का गला काट कर उसकी बॉडी को तालाब में फेंक देगा ताकि सबको लगे कि ये सब उसी पानी वाले भूत ने किया है। इस तरह लोगों की नजर में नगा को भूत का शिकार दिखाया जाएगा और तुएत के ऊपर से शक हट जाएगा,
ये आइडिया व्योंग को काफी पसंद आता है, लेकिन जिस इंसान के पास नगा है उसे ये काम करने के लिए और सिक्के चाहिए थे। अब व्योंग उसे आधे कॉइन्स दे देती है और कहती है कि बाकी आधे उसे काम पूरा होने के बाद मिलेंगे। फिर ये कॉइन्स लेकर मुई उस आदमी के पास जाती है जो शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि डोंग होता है। जी हाँ, वही डोंग जिसके बारे में पहले भी पता चला था कि उसके मन में चीफ के लिए बहुत नफरत है और जिससे किन ने सख्ती से पूछताछ भी की थी और उसने चोरी का कबूल किया था, लेकिन नगा के लिए उसने कहा था कि उस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। खैर, अब मुई उसे कॉइन्स देती है और दोनों एक गुफा के पास पहुंचते हैं। वहां हमें पता चलता है कि ये लड़की मुई असल में डोंग की अच्छी फ्रेंड है और दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। वो दोनों केव के अंदर जाते हैं जहां नगा बंदी बनाकर रखी गई थी और वो अभी भी जिंदा थी। अब ये सब कैसे हुआ इसे समझने के लिए कहानी एक हफ्ते पीछे जाती है। एक हफ्ता पहले त्वेत नगा के पास उसकी फैब्रिक शॉप पर गई थी जहां उसने नगा को झरने पर मिलने के लिए बुलाया था। उस समय उसके साथ मुई भी थी और त्वेत ने उसी से थोड़ी मदद ली थी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मुई असल में डोंग के साथ खेल रही थी, ना कि लेडी व्योंग के साथ। फिर जब त्वेत और नगा झरने पर मिलते हैं तो दोनों के बीच जोरदार बहस और झगड़ा होता है। इसी झगड़े के दौरान त्वेत नगा का सिर फोड़ देती है और घबराकर वहां से भाग जाती है। अब ये पूरी घटना मुई ने अपनी आंखों से देखी होती है, जो तुरंत डोंग के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। अब हम तो पहले से ही जानते हैं कि डोंग के मन में चीफ और उसके घर वालों के प्रति कितनी नफरत थी, इसलिए उसने इस मौके को हथियार बना लिया। फिर डोंग वहां पहुंचकर बेहोश नगा को उठाकर ले जाता है और गायब कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर नगा की बॉडी वहां नहीं मिलेगी तो सीधा शक चीफ की बेटी त्वेत पर जाएगा। यानी वो जानबूझकर सबूत और सिचुएशन को ऐसा बना रहा था कि त्वेत फंस जाए। उधर जब त्वेत थोड़ी देर बाद अपनी माँ व्योंग को लेकर वही झरने के पास आती है, लेकिन तब तक वहां कोई भी बॉडी नहीं होती। नगा गायब हो चुकी होती है और उन्हें ये नहीं पता होता कि उसे डोंग उठाकर ले गया है। फिर डोंग ने मुई के जरिए मैसेज भिजवाया कि नगा उसके पास है और वो जिंदा है, और मुई ने ये बात व्योंग को बता दी, लेकिन उसने डोंग का नाम नहीं लिया। बस इतना कहा कि एक मास्क पहनने वाला आदमी नगा को लेकर गया है और वही सब जानता है, और बदले में उसने 400 सिक्के मांगे थे। जिसके बाद डर और मजबूरी के मारे व्योंग ने उसे वो सिक्के दे भी दिए ताकि त्वेत इस मामले में ना फंस जाए। इसके बाद डोंग ने एक और चाल चली। उसने नगा की एक चप्पल पानी के रास्ते बहा दी ताकि ये चप्पल गांव वालों को तालाब के पास मिले और सबको लगे कि नगा को वही पानी वाला भूत ले गया। यानी शुरुआत में जो चप्पल मिली थी वो किसी हादसे का नतीजा नहीं थी, बल्कि डोंग की प्लानिंग थी ताकि पूरा गांव इस केस को अलौकिक समझकर भूत के खाते में लिख दे। लेकिन डिटेक्टिव किन के आने से उसका पूरा खेल धीरे धीरे खुलने लगा। अब प्रेजेंट टाइम में व्योंग मुई को कॉइन्स पकड़ाती है ताकि डोंग नगा का गला काटकर उसकी बॉडी तालाब के पास छोड़ दे और सबको लगे कि वही पुराना पैटर्न दोहराया गया है और इस तरह त्वेत पर लगे आरोप कमजोर हो जाएं। अब मुई डोंग के पास जाकर उसे ये कॉइन्स दे देती है। फिर सिक्के लेने के बाद डोंग एक बड़ी सी मौशेटी लेकर गुफा के अंदर जाता है। वो साफ इरादे से आया था कि नगा को मार देगा, लेकिन मुई उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि किसी को मारने की जरूरत नहीं है, उसके पास पहले ही काफी पैसे हो चुके हैं और वो चाहे तो भागकर कहीं और नई जिंदगी शुरू कर सकता है। लेकिन डोंग नहीं मानता और लालच, बदले और नफरत में अंधा होकर नगा का गला काट देता है। अगले दिन लोगों को झील के किनारे पर एक लड़की की लाश मिलती है जिसका सिर कटा हुआ होता है। सबको लगता है कि ये नगा की बॉडी है और ये देखकर पूरे गांव के होश उड़ जाते हैं। मून तो पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि नगा जिंदा मिलेगी। वहीं किन भी अंदर से हिल जाता है। उसे लगा था कि वो नगा को बचा पाएगा, लेकिन अब उसे सिर्फ उसकी लाश दिखती है। फिर भी किन यहीं पर नहीं रुकता। वो सच्चाई की जड़ तक जाने के लिए शेमन तिन की मदद लेता है जहां एक रिचुअल करना होता है और इसके लिए उन सारे शवों को इकट्ठा किया जाता है जो अब तक झील या किनारे से मिले थे। किन उन सभी बॉडीज को बहुत ध्यान से देखता है और उसे एक अजीब सा फर्क नजर आता है। जिसके बाद वो मून के पास जाता है। वो उससे कहता है कि बाकी जिन शवों के सिर गायब थे उनके पैरों की स्किन पर रिंकल्स थे जो लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से आते हैं, या वो बॉडीज वाकई काफी समय तक पानी में डूबी रही थी। लेकिन जो नई लाश मिली थी उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश थी। उसके पैरों पर वैसी रिंकल्स नहीं थी, जिससे साफ लगता है कि उसे हाल ही में मारकर यहाँ पर रखा गया है। दूसरी चीज, पहले वाले विक्टिम्स के सिर शार्प हथियार से नहीं काटे गए थे। उनकी मौत का तरीका अलग था, जबकि इस नई लाश का सिर साफ किसी तेज धार वाले हथियार यानी माशेटी से काटा गया था। यानी ये मौत बाकी पैटर्न से मैच नहीं कर रही थी।
सबसे बड़ा शॉक तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि ये बॉडी नगा की है ही नहीं। वो ये बात छोटे छोटे डिटेल्स से पकड़ लेते हैं, जैसे चप्पल का साइज वगैरह। नगा की चप्पल की साइज कुछ और थी और इस लाश के साथ जो चप्पल लिंक की गई वो अलग साइज की थी। हालांकि बॉडी के पास से नगा का ज्वेलरी बॉक्स भी मिलता है जो जानबूझकर वहीं रखा गया था ताकि सबको यकीन हो जाए कि ये बॉडी नगा की ही है। ऑब्वियस सी बात है, ये 19वीं सदी थी, ना डीएनए था ना फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, तो लोग ऐसे छोटे प्रॉप्स और चीजों से ही पहचान मान लेते थे। लेकिन किन इन छोटी छोटी बातों को समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर फेक सीन क्रिएट किया है और उसे तुरंत याद आता है कि नगा का ज्वेलरी बॉक्स पहले कहाँ देखा था। उसे याद आता है कि ये ज्वेलरी बॉक्स पहले डोंग के पास से मिला था जब वो उसके घर पर चोरी का सामान खोज रहा था। उधर हम व्योंग को देखते हैं जो अपनी बेटी त्वेत से मिलने जेल की सेल में आती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद त्वेत बाहर नहीं आ सकती क्योंकि उसने खुद कबूल किया था कि उसने झरने पर नगा पर हमला किया था, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी मानी ही जा रही है। अब उनके पास बस एक ही तरीका बचता है कि उन्हें वो इंसान मिले जिसने त्वेत को झरने की तरफ जाते हुए देखा था ताकि वो कोर्ट में गवाह बन सके। तब त्वेत बताती है कि उसे मुई ने देखा था और वही उसे ये बात बताकर गई थी। ये सुनते ही व्योंग सीधे मुई के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने आज तक सच्चाई क्यों नहीं बताई। अब सख्ती से सवाल करने पर मुई डर जाती है और एक ही बार में सब उगल देती है। वो मान लेती है कि इन सब के पीछे डोंग और खुद उसका भी हाथ है और जो बॉडी उन्हें झील के किनारे मिली थी वो नगा की नहीं थी बल्कि किसी रैंडम लड़की की थी जिसकी हाल ही में मौत हुई थी और जिसे उन्होंने नगा बनाकर पेश किया ताकि सबको लगे कि केस खत्म हो चुका है। अब ये सब सुनकर व्योंग बुरी तरह से गुस्से में आ जाती है, लेकिन सीधे मारने पीटने के बजाय वो मुई को एक आखिरी मौका देती है। वो कहती है कि अगर मुई सचमुच सब कुछ जानती है तो उसे तुरंत वहाँ ले चले जहाँ नगा अभी बंद है। लेकिन मुई बताती है कि जहाँ नगा कैद है वहाँ एक मजबूत दरवाजा है जिसकी चाबी सिर्फ डोंग के पास है, उसके बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। ये सुनकर व्योंग ठान लेती है कि अब डोंग को मारना ही होगा, तभी उससे चाबी लेकर नगा को निकाला जा सकता है। यहीं पर व्योंग और मुई मिलकर डोंग को मारने का प्लान बनाती हैं। इसके बाद दोनों डोंग की झोपड़ी पर पहुंचते हैं, लेकिन डोंग व्योंग और मुई को साथ में देखकर तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। व्योंग उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो बाकी के पैसे देने आई है जिसको देने के लिए उसने पहले वादा किया था, लेकिन इसके बदले में उसे चाबी देनी होगी ताकि वो नगा को कहीं और शिफ्ट कर सके। उसी समय बाहर से दिखता है कि किन और मून भी चुपके से डोंग की झोपड़ी के पास पहुंच चुके हैं और दूर से ये सब देख रहे होते हैं। इसी बीच मुई अंदर से 2 गिलास पानी लेकर आती है। डोंग इतना बेवकूफ नहीं है, उसे तुरंत शक हो जाता है कि पानी में जहर मिलाया गया होगा क्योंकि व्योंग और मुई ने पहले से यही प्लान बनाया था कि डोंग को जहर देकर मार देंगे। दरअसल मुई ये सब मजबूरी में कर रही थी क्योंकि अगर वो व्योंग की बात ना मानती तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकती थी। डोंग को इस साजिश की भनक लग जाती है और वो किसी के कुछ समझाने से पहले ही उल्टा वार कर देता है। वो सबसे पहले मुई का गला काट कर उसी को मार डालता है जिसके लिए उसने इतना सब रिस्क लिया था। अब बारी आती है व्योंग की, लेकिन व्योंग जल्दी से दिमाग लगाती है और कहती है कि अगर वो उसे मार देगा तो उसे अपने पैसे नहीं मिलेंगे। डोंग कहता है कि वो उसे मारकर भी पैसे ले सकता है, लेकिन व्योंग चाल चलती है। वो कहती है कि जो पोटली उसके हाथ में है उसमें असली सिक्के नहीं बल्कि सिर्फ पत्थर हैं और असली कॉइन्स उसने जंगल में छुपा कर रखे हैं। तो ये सुनते ही डोंग लालच में आकर फिलहाल उसे छोड़ देता है और उसकी बात मानने का फैसला करता है। फिर वो उस जगह का लॉक खोलती है जहाँ नगा कैद थी। ये देखकर मून भी आगे बढ़ने लगती है कि नगा को बाहर निकाल दे, लेकिन किन उसे रोक लेता है क्योंकि वो इस पूरे खेल को पहले पूरा समझना चाहता था। फिर सिक्के लेने की बारी आती है तो व्योंग और डोंग नगा को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जंगल की तरफ निकलते हैं क्योंकि व्योंग के हिसाब से उसने जंगल में कॉइन्स छुपाए थे। व्योंग के मन में अभी भी यही प्लान होता है कि मौका मिलते ही वो डोंग और नगा दोनों को रास्ते से हटाएगी। उसके हाथ में एक खंजर भी होता है, लेकिन डोंग भी चालाक था कि वो आगे आगे चले ताकि वो उस पर नजर रख सके। कुछ देर के बाद वो एक जगह रुकते हैं जहाँ व्योंग ने सिक्कों की पोटली छुपाई हुई थी। वो मिट्टी से सिक्कों वाली पोटली निकालती है और डोंग को देने लगती है। अब इसी बीच नगा इन दोनों की पकड़ से खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है और भागते भागते जंगल के अंदर की तरफ निकल जाती है। तभी एंट्री होती है किन की, जिसके बाद डोंग किन पर हमला कर देता है और दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो जाती है। इधर व्योंग नगा के पीछे दौड़ती है उसे पकड़ने और खत्म करने के लिए। उधर जंगल
के एक हिस्से में डोंग और किन की जोरदार फाइट चल रही होती है कि तभी फाइट के बीच में किन को फिर से वो पानी वाला भूत दिखाई देने लगता है, वही डरावना हेलुसिनेशन, जिसकी वजह से उसका फोकस टूट जाता है और डोंग उस पर हावी होने लगता है। दूसरी तरफ मून जंगल में नगा को ढूंढ लेती है और उसे संभालती है, लेकिन तभी व्योंग वहां पहुंच जाती है और मून पर हमला कर देती है। और इस फाइट में शुरुआत में व्योंग भारी पड़ती है, जो कि मून के हाथ में चाकू घोंप देती है। इस तरह व्योंग उसे मार ही डालती कि तभी नगा बीच में कूदकर व्योंग को जोर से धक्का दे देती है। फिर दोनों मिलकर व्योंग को काबू में कर लेते हैं और उसे रस्सियों से बांध देते हैं ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। उधर दूसरी तरफ किन अब तक डोंग से लड़ते लड़ते बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका होता है। उसके पास लड़ने की ताकत लगभग खत्म हो जाती है, लेकिन वो आखिरी दाव लगाने का फैसला करता है। वो आसपास नजर दौड़ाता है और देखता है कि पास के पेड़ों की कुछ टहनियां बहुत ही नुकीली हैं। वो किसी तरह से अपनी पोजीशन सेट करता है और मौका देखकर डोंग को जोर से धक्का देता है, जिससे डोंग पीछे की तरफ उड़कर उन्हें नुकीली टहनियों पर जा गिरता है। टहनियां उसके शरीर के आर पार निकल जाती हैं और वहीं उसकी मौत हो जाती है। किन खुद बुरी तरह से घायल होता है और जमीन पर गिर जाता है, पर कुछ देर के बाद वहां नगा पहुंचती है और उसे संभालती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि नगा बिल्कुल सही सलामत है, उसके घाव भर चुके हैं और वो गांव में वापस आ चुकी है। डिटेक्टिव किन भी अब गांव छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी मून नगा की तरफ से कुछ खाने पीने के सामान को लेकर उसके पास आती है और उसे देती है ताकि वो उसके सफर में काम आ सके। अब किन सामान तो ले लेता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस पानी वाले भूत की मिस्ट्री घूम रही होती है, क्योंकि असली सच पूरी तरह से क्लियर नहीं था। तभी उसे एक बात याद आती है। उसे ध्यान आता है कि जब से वो शेमन तिन के पास गया था तभी से उसे भूत दिखाई देना शुरू हुआ था। तिन ने उसे खास तरह की अगरबत्तियां दी थी जिन्हें जलाने से भूत दूर रहेगा, लेकिन अब किन को शक होता है कि कहीं खेल उल्टा तो नहीं। इस तरह से अब वो एक बूढ़े वैज्ञानिक के पास जाता है और उससे उन अगरबत्तियों को चेक करवाता है। तो वो बताता है कि इन अगरबत्तियों में एक खास तरह का टॉक्सिन मिला हुआ है। जब इनका धुआं इनहेल किया जाता है तो लोगों की नाक से खून आने लगता है और उन्हें तेज हेलुसिनेशंस दिखाई देने लगते हैं और लोग वही देखने लगते हैं जो उनके दिमाग में डर की तरह बैठा होता है। मतलब साफ हो जाता है कि तिन ने ही ये सब किया था और किसी खास मकसद से पूरे गांव में इन अगरबत्तियों का इस्तेमाल करवाया ताकि सभी को वही ड्राउनिंग घोस्ट दिखाई दे और हर मौत को लोग भूत का काम समझे। अब हम भी नोटिस करते हैं कि पूरे गांव में जगह जगह पर अगरबत्तियां जलती हुई दिखती थी और लगभग हर किसी की नाक से कभी न कभी खून निकलता दिखाई देता था और यही थी उसकी वजह। ये बात गांव में फैलते ही कुछ सैनिक तिन को पकड़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन तिन पहले से ही तैयार रहता है और अपनी बेहोशी वाले तीर से उन गार्ड्स को शूट करके बेहोश कर देता है। बाद में किन अपने डेप्यूटी के साथ उसके ठिकाने पर पहुंचता है और वहां चारों तरफ छानबीन करता है। इसी दौरान गांव में एक और लाश मिलती है जिसका सिर गायब होता है। किन को थोड़ी दूर पर उसका कटा हुआ सिर भी मिल जाता है। जब वो उसकी पहचान करता है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि चीफ लाइम की लाश है, जिसे तिन ने मारकर झील के पैटर्न में ही फिट कर दिया था। और यहीं आता है इस पूरी कहानी का कंक्लूजन कि दरअसल 30 साल पहले जिन 14 लोगों का गला काटा गया था वो एक ही परिवार से थे, लेकिन उस परिवार में सिर्फ 14 नहीं बल्कि 15 लोग थे और उन सब में एक बच्चा ऐसा था जो किसी तरह से बच गया था और उसने अपने पूरे परिवार को इसी तरह से बेइज्जत और बेरहमी से मरते देखा था। वो परिवार असल में क्रांतिकारी था जो भूखे और उत्पीड़न लोगों के लिए आवाज उठा रहा था, लेकिन सरकार को ये बगावत लगी। लेकिन गांव के चीफ की मदद से उन्हें झूठे इल्जामों में फंसाकर सबका गला कटवा दिया गया। असल में उस वक्त जो बच्चा बच गया था वही बड़ा होकर शेमन तिन बना। वही तिन जो अब पूरे गांव को रिचुअल के नाम पर कंट्रोल कर रहा था। वही असल में गांव के अंदर लोगों के सिर काट काट कर मार रहा था और जिन जिन का हाथ उसके परिवार के कत्ल में था वो उनसे बदला ले रहा था। किन को ये भी पता चलता है कि तिन का परिवार दरअसल निर्दोष था और उन्हें चीफ लाइम ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए फंसाया था। अब तिन बड़ा होकर एक एक करके सबको मार रहा है और हर जगह अगरबत्तियां लगाकर लोगों को हेलुसिनेशन में रखता है ताकि सबको लगे कि ये खून कोई पानी वाला भूत कर रहा है, जबकि असली कातिल वही है। उसने खुद किन को भी गांव छोड़ने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये डिटेक्टिव बाकी लोगों से ज्यादा तेज है और ये सच तक पहुंच सकता है। अब प्रेजेंट में किन और उसका डेप्यूटी सोचते हैं कि तिन आखिर कहां भाग सकता है। तभी किन की नजर कोट हैंगर पर अटके रुई के एक छोटे से टुकड़े पर पड़ती है। ये रुई सर्दी वाली मोटी जैकेट के अंदर की होती है, लेकिन वहाँ वो जैकेट नहीं होती, सिर्फ रुई फंसी रह जाती है, जिससे किन को समझ
में आ जाता है कि तिन जल्दी में अपनी ठंडी जगह वाली जैकेट उठाकर भागा है। मतलब साफ है कि तिन किसी ठंडी जगह की तरफ भागा होगा, शायद पहाड़ों या किसी ठंडी पहाड़ी गुफा में छुपने के लिए। फिर किन और उसका डेप्यूटी उसे ढूंढने के लिए गांव छोड़कर उस दिशा में निकल पड़ते हैं और उसी के साथ ये जबरदस्त वियतनामी ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। पर अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले ड्रामा के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।